चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, हम लोगों का जो भारत है हम लोगों का भारत जो है कब फ्रीडम हुआ था, कब उसे आज़ादी मिला था? 15 अगस्त 1947 में। आपको इसका जानकारी होगा कि हमें 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी मिला था। 15 अगस्त 1947 में भारत की क्या हुई थी? आज़ादी मिली थी। आज देखिए गांधी जयंती है और गांधी जयंती पे हम गांधी जी के बारे में बताएंगे। वीडियो तो आज ही बन रहा है, तो कल अपलोड होगा, तो कल ही आदमी देखेगा। पागल हो गया क्या सब? देखो महात्मा गांधी वो इंसान, वो शख्स जो पूरा अपना जीवन वो चाहते तो एक लग्जरियस लाइफ जी सकते थे उस टाइम पर, लेकिन लग्जरियस लाइफ को ना चुन के इन्होंने किसका चुनाव किया? इन्होंने अपने देश का चुनाव किया। आना समझ में ना। महात्मा गांधी ब्रिटेन के बहुत बड़े एम्बेसडर बन चुके थे। एम्बेसडर का मतलब होता है एक जाना माना हस्ती, एक जाना माना वकील। लेकिन वो सब काम छोड़कर सोचे कि दुनिया में हम तो सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन मेरे भारत के जो लोग, उनकी दशा तो नहीं बदलेगी, वे तो कभी अंग्रेजों से आजाद नहीं हो पाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने रिटर्न किया कब? 1915 में भारत में वापसी इनका हुआ और भारत में रिटर्न किए। भारत के वो लाल जो ब्रिटेन में जॉब कर रहे थे, ब्रिटेन में अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई करके वहां सेटल हो गए थे। एक ऐसे इंसान जिनको हम राष्ट्रपिता के रूप से जानते हैं, भारत के फादर ऑफ द नेशन है ना। फादर ऑफ द नेशन एज नॉन एज द बापू मीन्स महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म देखिए 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ। उस समय गांधी जी, ठीक है ना, गांधी जी देखिए एट द एज ऑफ 6 गांधी वेंट टू स्कूल। 6 साल यानी 6 साल की उम्र में उस समय स्कूल गए थे। इनके एज में उस समय लोग 10 साल के 12 साल के हो जाते थे, फिर भी स्कूल नहीं जाते थे। गांधी जी 6 साल की उम्र में स्कूल गए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर प्रोबंदर एंड हैड द डिफिकल्टी। प्रोबंदर में इनका जन्म हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद नगर जो है ना, गुजरात एक मान लीजिए राज्य है, कैसे बिहार राज्य है, तो गुजरात एगो राज्य है, उसके अंदर अहमदाबाद एगो डिस्ट्रिक्ट है और उसके अंदर पोरबंदर है। वहां पर इनका जन्म हुआ है साबरमती आश्रम में। आश्रम का भी नाम याद रख लीजिए। और गांधी जी का डेथ कब हुआ था? तो महात्मा गांधी डाइड ऑन जनवरी 1930। 30 जनवरी 1948 में इनका निधन हो गया था। इनको मारा था नाथूराम गोडसे ने। क्यों मारा था, किस लिए मारा था, इसमें हम लोग ये भी जानेंगे और महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में जानेंगे। देखिए ये महात्मा गांधी का उस समय का फोटो है जब 1915 में गांधी रिटर्न टू इंडिया। गांधी इंडिया में क्या हो गए थे? इंडिया में वापसी रिटर्न किए थे। गांधी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका एंड ब्रिटेन फ्रॉम टू द इंडिया रिटर्न हैज। उस समय का ये सिंह है महात्मा गांधी के। देख लीजिए महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी देखिए आपका देश गुलाम था, आपको मालूम है ना। 250 साल अंग्रेजों से गुलाम रहा भारत। 250 वर्षों तक किससे गुलाम रहा? अंग्रेजों से। और बाकी का जो समय था वो किससे? 700 वर्ष किससे? मुसलमानों से। मुसलमानी आक्रमण 700 वर्ष चला है और 250 वर्ष आपका चला है अंग्रेजी हुकूमत। ठीक है। देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी वहां से आने के बाद यहाँ पर जितना भी लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करना, लोगों के सुख दुख में साथ देना, लोगों की क्या समस्याएं हैं इन पर बात करना, ये सब महात्मा गांधी ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना। जिसको दिक्कत होगा, गर्मी लगेगा, वैसे चालू कर सकता है। ठीक है। महात्मा गांधी देखिए यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह 1917। सबसे पहले जो सत्याग्रह है महात्मा गांधी के लाइफ में 1917 का चंपारण सत्याग्रह है। सत्याग्रह क्यों किया गया, किस लिए किया गया, इस पर यदि हमें समझना है तो हमें समझना होगा यहाँ पर नील की खेती को। देखिए यहाँ पर ये नील की खेती आपको दिख रहा है। नील की खेती करवाया जा रहा था। नील की खेती क्या होती है? तो नील एक प्रकार का फसल होता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, नील एक प्रकार का फसल होता है। इस फसल से क्या किया जाता है ना, केमिकल्स और कलर निकाले जाते हैं। तो अंग्रेज लोग क्या करता था, इंडिया में नील की खेती करवाता था और नील का जो खेती का रॉ मटेरियल है या फिर जो प्रोडक्ट है वो अपने ब्रिटेन देश में ट्रांसफर कर देता था, ब्रिटेन देश में पहुंचवा देता था बाई ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। ठीक है। और नील की खेती में ये विशेषता था कि जिस खेत में नील की खेती हो जाए तो 5 वर्ष या 6 वर्ष बाद मिट्टी की गुणवत्ता जो होगी बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी और वहां पर कोई भी फसल आपका तैयार नहीं हो पाएगा। इसी को कहा जाता है नील की खेती यानी कि नील फार्मिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है ना।
आप किसी भी क्लास में होंगे, 8 क्लास में होंगे, 9th में होंगे, 7 में होंगे, ये हर क्लास में आपको नील की खेती, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉयल एक्ट, ये सब चीज आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो नील की खेती किसके संबंध में है? नील की खेती अंग्रेज लोग जो थे वो धांगड़ जाति को, अराव भाषा में जिसको धांगड़ और भूइया जाति कहते हैं, यानी कि मुसहर के ही एगो प्रजाति थे, इनको उस समय छोटा नागपुर पठार से लाया गया था बिहार के चंपारण जिला में, किसके लिए? नील की खेती के संबंध में, और इन लोगों से नील की खेती करवाई जा रही थी। तो इन सब का विरोध उठाए बाद में, जब लोगों को मालूम चला कि हम लोगों को उठाना है इसका विरोध, तो लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया कि भाई हमको नील का खेती नहीं करना है, इसलिए कि मेरा जमीन जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति का निर्माण किया, यानी कि 3/20 हिस्से का, आप किसी किताब में देखिएगा लिखा रहेगा 3/20 हिस्से के लिए वो लोग करवाने लगे, यानी कि 20 कट्ठा भूमि पर आपको 3 कट्ठा भूमि जो एरिया होगा उस पर नील की खेती आपको करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अन्यथा ये नहीं कीजिएगा तो आपको टैक्सेशन बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, जो कि कर बोलते हैं हिंदी में, उसको सबसे ज़्यादा लगा दिया जाता था उस टाइम पर। नील की खेती समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, महात्मा गांधी चंपारण आए और चंपारण में किसानों ने क्या किया? नील विद्रोह किया। किसानों का एक नेता हुआ करता था जिनका नाम था राजकुमार। राजकुमार गए पोरबंदर जिला और वहां से महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट किए और आमंत्रित किए, कहां पर? बिहार के चंपारण जिला में। बोले कि देखिए महात्मा गांधी बापू, ये हमारी समस्या है और इस समस्या को केवल आप ही दूर कर सकते हैं और कोई दूर नहीं कर सकता है। तो महात्मा गांधी वेंट टू द चंपारण, उस समय कहां गए? चंपारण में गए, और चंपारण में जाकर महात्मा गांधी ने किसका विद्रोह किया? नील आंदोलन किया, यानी कि नील की खेती के संबंध में वहां पर विद्रोह किया। इसी को कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुआ था? 1917 में, यहां पर लिख देते हैं 1917 में आपका क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसको याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। इसमें आकर महात्मा गांधी ने पूरी तरीके से नील की खेती या फिर जिस विषय से रिलेटेड था उसको बिल्कुल ही दबा दिए, ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर शिक्षा को केंद्र को भी जगाया, अच्छे गांवों का भी इन्होंने चयन किया यहाँ पर, ये सब इसमें हुआ था। 1917 के बाद हम लोग चलेंगे 1919 में, जो कि रॉयल एक्ट लागू किया गया था अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेज जब तक थे भारत में तब तक अपना अत्याचार यहाँ पर बंद नहीं किए थे, दिन प्रतिदिन उनका अत्याचार बढ़ते ही जा रहा था। पहले नील विद्रोह करना, फिर 1919 में रॉयल एक्ट यूज करना। देखिए रॉयल एक्ट क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास और रॉयल एक्ट 1919 में 1919 में लागू किया गया था रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट में क्या होता था सर, थोड़ा बताइए। रॉयल एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें डायरेक्ट वहां पर ब्रिटेन सरकार अंग्रेजों को ये क्या बोलते हैं, ये अनुमति दी थी, ये परमिट दी थी कि आप किसी भी भारतीय को जिस पर शक हो कि ये कोई क्राइम किया है या कुछ भी किया है, तो आप शक के आधार पे उसको आप जेल में बंद कर सकते हैं, उसको आप 100 कोने से भी ज़्यादा मार सकते हैं, और ज़्यादा आपको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा गलती किया है तो आप उसको गोली भी मार सकते हैं। ये पूरा अधिकार किसको मिल गया था? अंग्रेजों को मिल गया था। और अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, तो इस पर मनमानी वो लोग करना स्टार्ट कर दिए थे। मान लीजिए किसी भारतीय को बुलाएं, सुनो है ना, नहीं आया, मार देते हैं गोली। अब बताइए ये नियम कितना गलत है कि मान लीजिए किसी को भी आप गोली मार दीजिए, किसी को जेल में डाल दीजिए, किसी पर लगातार सही चाबुक मार दीजिए, बला गलाओ तो उसको बांध के सही चाबुक मारेंगे। बताइए कितना खतरनाक है। तो उस समय हम भारतीयों के साथ इस प्रकार की अत्याचार हो रही थी। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया भाई? महात्मा गांधी इस पर आवाज उठाए, लेकिन महात्मा गांधी बाद में आवाज उठाए। इससे पहले पंजाब के जो किसान लोग थे वो इसका आंदोलन सबसे पहले किए। पंजाब के किसानों ने अमृतसर में एगो गार्डन है, एगो बाग है, उस बाग का नाम है जालिया बाग। उस जालिया वाले बाग में क्या किए, उन लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए कि अंग्रेजों से बोले कि अपना जो आप लोगों ने यहाँ पर रॉयल एक्ट को इशू किया है और रॉयल एक्ट का जो नियम बनाया है, इस नियम को वापस किया जाए। नॉट, ठीक ना, मतलब कि यहाँ पर आप रिटर्न कर दीजिए इसको, आप नॉट इशू फॉर द रॉयल एक्ट इन इंडिया। आप इंडिया से इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा इस रॉयल एक्ट को, क्योंकि रॉयल एक्ट में हर भारतीय को दिक्कत था। तो इसके लिए क्या किया गया भाई, तो रॉयल एक्ट को रिमूव करने के लिए पंजाबियों ने धरना प्रदर्शन किया। देखिए आ रहा है समझ में। अब धरना प्रदर्शन में यहाँ पर टोटल यहाँ पर पंजाबी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर अंग्रेजी सिपाही उनको धमकी दे रहे हैं। जनरल डायर आया उस समय वहां पर, ठीक है। जनरल डायर उस समय के अपने आलीशान कार से उतरने के बाद वहां पर देखा भाई क्या दिक्कत है, तो बोला why are you crying for why are you crying of Indian people, what is। यहाँ के लोगों ने उसका हिंदी में बात करके बताया भाई कि यहाँ पर देखिए समस्या ये है
कि ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रॉयल एक्ट को खत्म करना पड़ेगा, है ना। तो रॉयल एक्ट को समाप्त करने के लिए ये लोग यहाँ पर पूरा अपना भूख हड़ताल चाहे जो भी यहाँ पर आंदोलन कहिए ये सब कर रहे हैं। इस यहीं पर आपको इसलिए बुलाया गया है। जनरल डायर बोला कि नो नो, रॉयल एक्ट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द सिस्टमेटिकल तरीका। इस सिस्टमेटिकल तरीका में ये पूरा ये चीज साबित कर दिया गया था कि इसको वापस नहीं लिया जा सकता। नो 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 नो, इट्स नॉट रिमूव, इट नॉट पॉसिबल, यू मे गो नाउ, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग चले जाइए यहाँ से। लेकिन भारतीय तब तक हार नहीं माने जब तक उन्हें यहाँ से उनको इस रॉयल एक्ट को बंद नहीं कर दे, तब तक वो लोग हार नहीं माने कि भाई रॉयल एक्ट को बंद कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा नियम, तभी हम लोग जा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। तो इसके लिए क्या किया, जनरल डायर बोला कि क्या बोल रहा है लोग भारतीय, तो उसका एगो था वो हिंदी में ट्रांसलेशन करके बता रहा था उसको, भाई इंग्लिश हिंदी कर रहा था वो, बताया कि नहीं मान रहा है सर, बोल रहा है कि जब तक नहीं जाइएगा तब तक वो नहीं मानेगा। तो जनरल डायर सीधे बोला शूट एंड साइड, यानी कि सभी भारतीय को क्या करो, गोली से भून दो। तो वहां पर अंग्रेजों ने गोली का अपना निशाना बनाया और जितने भी भारतीय थे उन भारतीयों पर गोली चलाना यहाँ पर क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इसमें बहुत मतलब सैकड़ों इसमें भारतीय मर गए, सैकड़ों भारतीय भगदड़ में मर गए। यहाँ पर कितने को गोली लग गया, कितना घायल हो गए, वहां पर सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। और इसी कांड को देखो, अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर गोली चलाया जा रहा है, भारतीयों पर अटैक किया जा रहा है, भागा भागी भी हो रहा है। एगो कुआं था, वो कुआं खाली लाशों से भर गया था, एक बहुत बड़ा कुआं था, वहां पर लाशों से भर गया था। और यहीं पर इसी बाग के नाम से, जो कि पंजाब के अमृतसर में ये बाग था, इसी बाग को नाम दिया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या नाम दिया गया इसको, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसी कांड को नाम दिया गया, याद रखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर अभी भी आप जाइएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, तो अमृतसर के वहां कई दीवारों पे आपको गोली के निशान, पत्थरों के निशान कई जगह आपको दिखाई देगा, और लिखा है वहां पर जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए पंजाबी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है, जो लगातार अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर गोली चलाया गया था उन भारतीयों पर। बताइए, हम भारतीयों के साथ इस प्रकार के अत्याचार होते रहे। इसके बाद इन लाशों को देखने के बाद महात्मा गांधी इसका एकदम बिल्कुल विरोध किए, भाई कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग असहयोग है, हम लोगों को कोई सहयोग नहीं कर रहा है, कोई आगे बढ़कर आओ, हम लोग का साथ दो, हम लोग का सहयोग करो। इसके लिए कौन सा आयोग चलाया गया, असहयोग आंदोलन चलाया गया। महात्मा गांधी द्वारा कौन सा आयोग चलाया गया, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, 1920 में। 1920 में कौन सा आयोग चला हुआ है, हाँ आयोग, ठीक है ना, आयोग आंदोलन चला गया है, सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चला गया है 1920 में। ये स्पेशली था भाई कि हम लोग असहयोगी हैं, हम लोग को सहयोग किया जाए, और इस तरह मर्डर कीजिएगा, इस तरह ये काम कीजिएगा तो कैसे चलेगा। तो वहां पर डायरेक्टली वहां पर रानी विक्टोरिया का पैमान आया और बोला गया कि ये नियम वम सब खारिज किया जाएगा और डायरेक्ट रानी विक्टोरिया का सरकार यहाँ पर चलेगा नियम था। और ये सब गोलीबारी और रॉयल एक्ट को फिर से ब्रिटेन सरकार क्या करती है भाई, रिटर्न लेती है ना, वापस लेती है। और असहयोग आंदोलन बहुत लंबे समय तक उस समय चला हुआ था। देखिए यहाँ पर दो गो केस सामने निकल कर आया। ऊपर में जो आप यहाँ पर देखे हुए हैं, ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, एक यहाँ पर बहुत मारपीट और बहुत गद्दार टाइप का यहाँ पर जो सीन हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड में, यहाँ पर एक ऐसे इंसान जो उस समय लाहौर पंजाब में उनका जन्म हुआ था, जिनको आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं, उनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह उस समय मात्र 12 वर्ष की आयु में थे, और 12 वर्ष की आयु में वो मीलों पैदल चलकर आए थे इस जालियांवाला बाग हत्याकांड में, और यहाँ से खून से लथपथ मिट्टी को उठाए थे बोतल में, और बोतल में भरे थे। या बोले थे कि जब तक हम इन अंग्रेजों से, इन ब्रिटिशों से हम बदला नहीं लेंगे, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। भगत सिंह का पहला युद्ध यहीं से प्रारंभ हुआ था 12 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी तो हालांकि 1920 में आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिए, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव सिंह, है ना, इसके बाद आपके चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे लोग थे, इनके साथ बहुत सारे पूरा टीम था। आगे चल के इन लोग क्या किए, इन लोगों ने गरम दल का चयन किया। गरम दल अर्थात एक ऐसा दल जो शांति से नहीं बल्कि अशांति से लोग काम करेंगे। महात्मा गांधी किसी चीज के लिए धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, भले वो मुझे मारते हैं मारने दो, लेकिन हम इनके बदले में पलटवार नहीं करेंगे। महात्मा गांधी का ये नीति था। लेकिन इन गरम दलों का नीति ये था कि यदि हमको कोई एक तमाचा मार दिया ना तो हम ऊपर मुंह नोच लेंगे। आ रहा है समझ में ना। महात्मा गांधी का नियम था कि यदि देखिए एक तमाचा इस गाल पे मारते हैं ना, ये गाल भी आगे करते थे कि भाई मार लीजिए।
इससे आपको यदि शांति मिलता है ना तो हमको मार के चले जाइए, है ना, लेकिन आप शांति से रहिए और शांति से रहने दीजिए। महात्मा गांधी का नीति था, ठीक है। देखिए अब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बहुत दिनों तक चलाया। 1924 में वो कांड हुआ जिस कांड को नाम दिया गया चौरा चौरी कांड। किस कांड को नाम क्या दिया गया? 1924 में चौरा चौरी कांड, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1924 में एक कांड हुआ, उस कांड को नाम रखा गया चौरा चौरी कांड। उस कांड में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश वो अपने ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो भी कंपनी को उनके जो प्रोडक्ट थे, वो कंपनी का प्रोडक्ट इंडियन को बरियारी सप्लाई कर रहे थे लोग। इंडियन ऐसा मानते थे और इंडियन उनका प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते। एसी ऑन करना दो भाई, इसको उस पर चढ़ जाओ बेंच, आप उसको ऑन कर दो। आ रहा है समझ में? तो उस समय अंग्रेज लोग जो थे तो उसका पूरा विरोध किए, भारी विद्रोह किए, ठीक है। और चौरा चौरी कांड में क्या हुआ कि अब ब्रिटिश जो है ना अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, लेकिन जो भारतीय हैं, भारतीय अपना प्रोडक्ट उनसे उनका प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर मेन मामला था। एक बार नोक-झोंक कुछ हुआ था तो थाने के बाहर बहुत सारे लोगों ने उनका घेराव कर दिया था, ठीक है। और उसमें से कोई दरोगा साहब थे और किसी भारतीयों को गोली से मार दिए थे। जवाबी कार्रवाई में भारतीयों ने क्या किया था, पूरा थाना सहित पुलिस लोगों को जला दिया था। इसी कांड को नाम दिया गया चौरा चौरी कांड, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 1930 का समय आ गया। 1930 में आपको हाईलाइटेड पॉइंट बताया जा रहा है महात्मा गांधी से रिलेटेड और इस देश की आजादी से रिलेटेड। 1930 का एक ऐसा समय आया कि उस समय महात्मा गांधी ने क्या किया, साल्ट सत्याग्रह किया, अदर साल्ट सत्याग्रह किया। अदर साल्ट सत्याग्रह का मतलब समझते हैं, नमक कानून। इसको इतिहास में या पॉलिटिकल साइंस का आप कोई भी किताब पढ़िए, चाहे किसी भी क्लास का, उसमें आपको साल्ट सत्याग्रह यानी हिंदी में उसको नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, दांडी यात्रा, इन सब का नाम दिया गया। मार्च में दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया महात्मा गांधी द्वारा। उस पे नमक पे सबसे ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था उस समय। तो महात्मा गांधी अपने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, पोरबंदर वही साबरमती आश्रम से निकले और साबरमती आश्रम से निकल के समुद्र के तट पर, यानी कि गुजरात का जो समुद्री तट है वहां से निकले। मीलों पैदल चले महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मीलों पैदल चले। पहले उनके साथ 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग, और देखते ही देखते कुछ दिनों में वहां पर लगा जैसे कि सड़क पर दूध की धारा चल रही है। हजारों सैकड़ों लोग वहां पर उसमें शामिल हो गए और लोग चलने लगे उनके साथ कि भाई हम भी आपके साथ हैं। और फिर वहां पर महात्मा गांधी गए और महात्मा गांधी ने किसका विरोध किया भाई, नमक कानून का विद्रोह किया। देखिए यहाँ पर बहुत सारे महिला में देखिए सरोजनी नायडू का भी आप कहानी पढ़े होंगे, ये सब उनके साथ ही हो गई। सरोजनी नायडू, आपके जयप्रकाश नारायण जिनको बिहार का लोक नायक कहा जाता है, उस समय ये सब बहुत लोग शामिल थे, ठीक है ना। और वहां पर गए और वहां पर मिट्टी उठाए, वो कीचड़ से पड़ा हुआ नमक था जो अंग्रेज उठाकर मिट्टी में फेंक दिया, कीचड़ में। और महात्मा गांधी ने उस कीचड़ को उठाया, उस मिट्टी को उठाया और उठाकर बोले कि इस नमक पे जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है, भारत में कभी भी नमक पर टैक्स नहीं लगेगा। वही नीति को आज सब लोग बाद में अंग्रेज सरकार भी मान लिया कि चलो भाई नमक के लिए इतना हो रहा है तो नमक पे हम छोड़ देते हैं, नमक पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। आज के समय में नमक एक ऐसा प्रोडक्ट है, मार्केट से लेते होंगे, नमक सबसे कम दामों में मिल जाता है और नमक पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। नहीं तो जितना दूर से नमक आता है ना, वो नमक का एक पॉकेट आपको 100 रुपए का मिलता है, लेकिन नमक पे टैक्स नहीं लगता है। आ रहा है समझ में? बस उनका लाने में इतना खर्चा पड़ जाता है कि आपको 10-20 रुपए का नमक, टाटा वाटा का नमक लीजिएगा आपको 15-20 रुपए का मिलेगा, लोकल नमक लीजिएगा तो आपको 10 रुपये 5 रुपए का मिल जाएगा, उस पर टैक्स बिल्कुल ही नहीं लगता है। देख रहे हैं ना, बापू का, महात्मा गांधी का इतना बढ़िया योगदान रहा हमारे भारत के निर्माण में। महात्मा गांधी लगातार कितने दिनों तक, ठीक है ना, कितना दिनों तक इसमें क्या किए हैं, असहयोग। देखिए यहाँ पर दांडी यात्रा चला है। फाइनली दांडी यात्रा के दौरान क्या हुआ, 1942 का एक समय आ गया। 1930 के बाद ये समय चलता गया। बीच में आपके नेता सुभाष चंद्र बोस 1-2 बार हिंट दिए कि देखिए बाबू, हम लोग यदि शांति से लड़ेंगे ना तो शांति से लोग लड़ने नहीं देंगे। और उधर क्या हुआ था, सरदार आपके भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग इतना सारा ब्लास्ट कर चुके थे 1924 और 30 के बीच में, इतना सारा ब्लास्ट कर दिए थे। अब ये लोग शांति से अपना काम करते थे, नरम दल थे, और वो लोग जो थे वो गरम दल थे। अब वो लोग क्या करते थे, हाँ मेला में अंग्रेज गया है, मार दो गोली करके, हेने घूम रहा है, बम फोड़ दो,
मीटिंग कर रहा है, पूरा दौड़ा दौड़ा असेंबली उड़ा, उसका पूरा उसके असेंबली तक उड़ा देते थे। आ रहा है समझ में? हाँ, चंद्रशेखर आजाद यहाँ तक कहते थे ना कि जिस दिन हमको अंग्रेज पकड़ेगा ना उस दिन हम नहीं मिलेंगे, मेरा लाश उनको मिलेगा। एनी टाइम यहाँ पर पिस्टल लेके घूमते थे नेता सुबह वो चंद्रशेखर आजाद। आप थाना वाना में देखे होंगे ऐसे मोछ हटते हुए और पूरा यहाँ पर ये पहने हुए जैसे पंडित जी लोग रक्षिया पहनले रहते हैं, और यहाँ पर बंदूक ऐसे उठा के देखिएगा कैसी रहेगा। आप एगो इंडियन मूवी देखे होंगे, इंडियन मूवी में जब मारता है उसमें हीरो है ना भाई, कौन हीरो है? सनी देओल है ना। जब मारता है तो क्या कहता है? कहता है हम नेता सुभाष चंद्र बोस को भी पूछते हैं और हम महात्मा गांधी को भी मानते हैं। और उस समय देखिएगा जब वो मारता है तो ऐसा सीन आता है जैसे सच में चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद ये गरम दल थे, भगत सिंह गरम दल थे, और महात्मा गांधी ऐसे नहीं थे। महात्मा गांधी शांति अहिंसा के साथ देश को आगे लेकर चलते थे। 1942 में महात्मा गांधी ने एक बिगुल फूका कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब भारत में तुम्हारी कोई स्थान नहीं है। हम लोग ये आपस में गठन कर चुके हैं, हम लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि तुम लोगों को इस देश से क्या करेंगे, निकाल फेंकेंगे। 1942 में सॉरी 19